हेलो एवरीवन। तो आज से मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूँ जिससे कि आपका सेशन नेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ मैं इस लेक्चर सीरीज में पीवाई को भी करवाते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो पहला वे क्या है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में दर्शाएं और दूसरा वे है इसको पोलर फॉर्म में दर्शाएं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ जेड क्या होता है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखते हैं हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स क्या है, रियल पार्ट होता है इसका, और वाई इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं। अब चलिए पोलर फॉर्म को समझते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आर इंटू ई रेज़ टू पावर आई थीटा, जहाँ आर क्या है, अगर ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, और थीटा इसका एंगल हो गया पॉजिटिव रियल एक्सिस से। ठीक, तो जेड इक्वल टू हो गया आर इंटू आई ई रेज़ टू पावर आई थीटा। अब देखिए, अगर हम लोग आर को 1 के इक्वल लेते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि हमें मिलेगा जेड इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आई थीटा। अब देखिए, हम लोग आर को यहाँ पे 1 लिए हुए हैं तो हमें यूनिट सर्किल मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग थीटा को 0 से लेके 360 डिग्री अगर घुमाते चले तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा जिसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। सो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सर्किल। सो जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आई थीटा। अगर ये देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो कहाँ लाई करेगा, यूनिट सर्किल में लाई करेगा। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएंगे आपके। तो यहाँ तक समझ गए, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म समझ गए और यूनिट सर्कल समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा और पोलर फॉर्म पढ़ा, और इन दोनों को हम लोग इक्वल लिखते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल तो है। अब देखिए, हम लोग आर का वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, मॉड ले लेंगे। अगर दोनों तरफ मॉड लेंगे तो ये मिलेगा। अब देखिए, आर क्या है, डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, मतलब कि एक रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर का अगर मॉड लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें ये मिलेगा आर इंटू, अब देखिए, मॉड ऑफ ई रेज़ टू पावर आई थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि ई रेज़ टू पावर आई थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। और इसका अगर मॉड लेते हैं, ये तो अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अगर इसका मॉड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए इसको लिखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है कॉस थीटा उसको स्क्वायर लिखिए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 हो गया। मतलब कि जो ये है मॉड ऑफ ई रेज़ टू पावर आई थीटा, इसका वैल्यू हमें मिलता है 1। तो यहाँ पे हो गया आर इंटू 1, मतलब कि आर। और इधर से देखिए सेम उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, एक्स प्लस आई वाई, इसका मॉड लेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले देंगे और प्लस वाई स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हमें मिल गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में रिलेशन है, आर का वैल्यू है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि अगर देखिए ई रेज़ टू पावर आई एन थीटा होता है, एन कुछ भी नंबर है रियल नंबर, तो इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका मॉडुलस का वैल्यू। इसे भी याद रख लीजिएगा आप लोग, जहाँ एन और थीटा दोनों ही रियल नंबर है। इसे भी याद रखिएगा कि आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, अगर वो रियल नंबर है तो इस मॉडुलस का वैल्यू 1 होगा। लेकिन अगर आई के साथ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है ई रेज़ टू पावर आई जेड, जेड जहाँ क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस 1 के इक्वल नहीं होता है। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक, जैसे कि हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, जेड को मान लीजिए कि आप लोग ले लीजिए आयोटा ले लीजिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा ई रेज़ टू पावर आई इंटू आई। तो आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, मतलब कि मॉडुलस ऑफ ई रेज़ टू पावर -1 ये मिलेगा, मतलब कि क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ 1/e ये मिलेगा। लेकिन इसका वैल्यू तो 1 नहीं होता है। सो यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए आई के साथ मल्टीप्लाई में, तभी उसका मॉडुलस का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ठीक, तो आप लोग इसे भी नोट के रूप में याद रखिएगा। ओके, तो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसका आप खुद से भी नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप इन चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, और कुछ भी मॉड रहेगा तो उसका स्क्वायर करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
हम लोग अगेन उसी को लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म, दोनों को इक्वल कर लिए। अब देखिए जो e रेज़ टू पावर आई थीटा है इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं हम लोग, तो ये मिल जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है यहाँ पे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल करते हैं तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया x प्लस आई वाई और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका रियल पार्ट उठाएंगे हम लोग, यहाँ पे x मिल गया और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट, दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे से हमें क्या मिलेगा r cos थीटा। सिमिलरली यहाँ से y उठाएंगे मतलब कि इमेजिनरी पार्ट, और इधर से भी हम लोग इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे मतलब कि r इंटू साइन थीटा, तो दोनों इक्वल होता है। तो ऐसे कंपेयर करते हैं हम लोग किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दोनों इक्वल हैं, समझ गए। अब देखिए अगर हम लोग y से x को डिवाइड करें तो हमें y अपॉन एक्स क्या मिलेगा, r साइन थीटा डिवाइड बाय r कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा टेन थीटा। सो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, थीटा का वैल्यू मिलेगा यहाँ से और यहाँ से r का वैल्यू, ठीक। तो इन दोनों को याद रखिएगा आप लोग, समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है इसका दो वैल्यू मिलेगा, +1 और -1। ओके, अगर हम लोग 1/4 रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं तो इसका 4 वैल्यू मिलेगा, +1 -1 और +1 प्लस माइनस आयोटा, ये 4 वैल्यू हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं तो इसका 3 वैल्यू मिलेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0 मिलता है। सेम उसी प्रकार से अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। मतलब कि अगर हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं तो उसका जो रूट होगा n रूट मिलेगा, और उन n रूट को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ जो ये मैंने लिखा है ये बहुत जगह आपके काम आएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। और ये जितने भी नंबर है nth रूट ऑफ यूनिटी वो कहाँ लाई करेंगे, यूनिट सर्कल में लाई करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है इसका वैल्यू आखिर क्या होता है। तो इसका वैल्यू भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि z इज इक्वल टू 1/1/3 है, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, z है। अगर दोनों तरफ हम लोग क्यूब ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z³ इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और 1 को इधर लाएंगे तो हमें मिलेगा z³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा z-1 इंटू 1 प्लस z स्क्वायर। आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो हमें मिलेगा z³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z का वैल्यू 1 मिलेगा, और यहाँ से 2 रूट मिलेगा। अगर हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा, और यहाँ प्लस माइनस 1 को अलग अलग करेंगे तो ये 3 रूट मिल जाएगा हमें z के लिए, मतलब कि z का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि ओमेगा का वैल्यू हो गया -1 प्लस √3/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 माइनस √3/2। तो आप लोग जान लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ये तीनों क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ठीक। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी कहाँ लाई करता है, यूनिट सर्किल में लाई करता है। और ये जो 3 नंबर है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पे लाई करेंगे, और अगर हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो हमें एक ट्रिंगल मिलेगा। देखिए 3 रूट है तो ट्रिंगल मिल गया, और ये ट्रिंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रिंगल होता है। सेम उसी प्रकार से nth रूट ऑफ यूनिटी n कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वह एक रेगुलर हमें शेप मिलेगा। अगर हम लोग -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको दर्शाने चाहें तो ये कहाँ लाई करेंगे, देख लीजिए -1 यहाँ लाई करेगा, और माइनस ओमेगा यहाँ, और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ। तो ये भी 3 मिलके एक ट्रिंगल फॉर्म करेगा, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रिंगल ही होगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। ओके, तो बस इतना ही बेसिक था। अगर आप इतना भी समझ लेते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बेसिक से बन जाएंगे। तो चलिए आप प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे बेसिक से, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टोटल 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया द नंबर √2 इंटू e⁻⁴ इज रेशनल नंबर, ट्रांसलेटल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा e⁻⁴ इसका वैल्यू क्या आएगा, cos π प्लस i sin π, और sin π 0 होता है और cos π -1 होता है। तो इसका वैल्यू मिल गया
√2 और -1, मतलब कि -1/√2। और हम लोग जानते हैं कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, और इसका माइनस में करेंगे तो वो भी एक हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो दोनों 1 के इक्वल होते हैं। मतलब कि ये दोनों नंबर कहाँ लाई करेंगे, यूनिट सर्कल में लाई करेंगे, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या है, 1 है। ठीक है, और Z1 + Z2 1 दिया गया है। अब देखिए, देन द ट्रायंगल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ Z1 एंड Z2 एंड -1 एज वर्टिसेस, मतलब कि जो ये ट्रायंगल है Z1, Z2 और -1, ये क्या फॉर्म करती है वही हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, दो हमें नंबर दिया गया है Z1, Z2, और दोनों का मॉडुलस 1 है, मतलब कि वो दोनों ही यूनिट सर्कल में लाई करेंगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ दिया गया है Z1 + Z2 = 1। अगर हम लोग Z1 का वैल्यू -ω ले लेते हैं और Z2 का वैल्यू -ω², ठीक है, अगर इन तो Z1 और Z2 को इधर लाएं 1 की तरफ, तो 1 + ω + ω² = 0, ये मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ओमेगा एंड ω²। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर -1 और -ω और -ω², इन तीनों से क्या मिलता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है। -1 यहाँ, -ω यहाँ, -ω² यहाँ। ठीक है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। ये तीनों कहाँ लाई करते हैं, यूनिट सर्कल में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, मस्ट बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, का हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। ठीक, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, x + i y, और उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 पुट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 पुट करेंगे, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद डबल डेरिवेटिव करेंगे, और उसके बाद हम लोग जैकोबियन फॉर्म करके ये चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू मिलता है या मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग z का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया हुआ है, तो हमें fxy मिलेगा, ये वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 पुट करेंगे, तो हमें x का वैल्यू 1 मिलेगा। सिमिलरली y का वैल्यू हमें मिलेगा 2। उसके बाद हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे और x का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग एक डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, f(x(x), f(y(x), f(xy) और f(y(y). अगर ये एक पॉजिटिव डेफिनेट बनाता है तो मतलब कि हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसको एक पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, (0 होना चाहिए। सो f(x(x) इसका जो वैल्यू है वो हमें 6 मिलता है, (0), और ये डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू हमें फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 36 - 0। ठीक, तो ये मतलब कि (0) हो गया, मतलब कि ये पॉजिटिव डेफिनेट बन गया। सो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा। अब मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट में मिलेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू क्या मिला था, x का वैल्यू 1 मिला था, y का वैल्यू 2 मिला था, मतलब कि z = x + iy, मतलब कि 1 + 2i। तो यही हमारा मिनिमा पॉइंट हो गया। ठीक, लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग इसी वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, इसको पुट कर देना है इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 30। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा 30। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में था 30। ऑप्शन नंबर सी में था 30। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को समझेंगे आज की इस वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।